जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मरंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिक्स के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ये जितने भी वन लाइनर इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर है वो सभी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पहले भी पूछा गया है और इसके आगे भी पूछने की संभावना है। तो यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजनीतिक शास्त्र से प्रत्येक एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 7 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ये वीडियो अवश्य देख कर जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स का महत्वपूर्ण वन लाइनर एमसीक्यू। इसमें पहला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? लाल बहादुर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार, इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव।
प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था HD देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और HD देवगौड़ा को। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं BP सिंह और HD देवगौड़ा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा,
और अटल बिहारी वाजपेयी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। अगला चैप्टर है संघीय मंत्री परिषद। इसमें पहला प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? लोकसभा के। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। यदि राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? संसदीय सचिव। मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 मास बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। मंत्री परिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। यथार्थतः मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे डैश का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा का। मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद
विघटित नहीं हो सकती है किसी मंत्री के पद त्याग से। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास। जो व्यक्ति संसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? जगजीवन राम। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? एच.आर. खन्ना। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। यह गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निषेधाधीन कार्य करता है। यह भी गलत है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। गलत। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। गलत। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा
भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। गलत। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। सही। 2 सही 1 गलत। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई चौहान और प्रणब मुखर्जी। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य है। ए को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन 2 वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए कूट की सहायता से सुनिए। भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। कथन ए गलत है और आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अगला चैप्टर है प्रमुख पदाधिकारी गण। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई। 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 7 व्यक्ति। उप प्रधानमंत्री पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? बीडी जत्ती। अगला चैप्टर है विपक्ष के नेता। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? 10%। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? वाई चौहान को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? मनमोहन सिंह।
अगला चैप्टर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह रूप से कितना रुपया मिलता है? 4 लाख रुपया। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्षता पर्यवेक्षण के अधीन है लोकसभा अध्यक्ष के। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस समिति का प्रधान अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? सदन का स्थगन या सदन का निलंबन। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? लोकसभा के स्पीकर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
जीबी मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी ने। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? जीबी मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? बलिराम भगत। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, जीबी मावलंकर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आयंगर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? के सुंदरम। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ का। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GMC बालयोगी। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? किसी भी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? 6। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है? लोकसभा महासचिव। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्षों के अधिकार में नहीं है? वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी ने। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? जीबी मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? PA संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन एक आवंटित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला चैप्टर है महान न्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान न्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान न्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महान न्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल। क्या भारत का महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? हाँ। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत के महान न्यायवादी को। भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। भारत के महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, सही है यह भी। महान न्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान न्यायवादी। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का महान न्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत के महान न्यायवादी। सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? महान न्यायवादी। अगला है सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मत का अधिकार नहीं है? महाधिवक्ता।
मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। गलत। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। यह भी गलत है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त के। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? एडवोकेट जनरल। अगला चैप्टर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग। भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संविधान द्वारा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। किन आधारों पर दोषसिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? कदाचार एवं अक्षमता। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? AK चंदा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कैग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संसद की। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? रक्षा लेखाओं का संकलन करना। अगला चैप्टर है संसदीय समितियां। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 ईस्वी में। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? संसद की नियम समिति की सिफारिश पर। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 17 समितियों ने। संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती है? अस्थायी समिति और तटस्थ समिति। निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति। निम्नलिखित में कौन तटस्थ समिति है? प्रवर समिति। किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7। लोकलेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोकलेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति को
प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करता है? लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? कोई निश्चित नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य। संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना और संसद के सदनों द्वारा विचार करने से पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। लोकसभा के 30 तथा राज्यसभा के 15 सदस्य। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 11 समिति के। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? लोकसभा के 30 तथा राज्यसभा के 15 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? कार्य सलाहकार समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। प्रवर समिति वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति सरकारी पैसा सही ढंग से खर्चा हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना। प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति के। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। अगला चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। संविधान के व्याख्याकार और
संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1743, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 34। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हो, या वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस की। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय और जनपद एवं सत्र न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की उच्च आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार एवं असमर्थता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह वेतन मिलता है 2 लाख। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा?
भारत का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में तथा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? निषेधाज्ञा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? अधिकार परीक्षा रीट। लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है? केशवानंद भारती। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? वाई.बी. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? एच.एम. हिदायतुल्ला। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? ए.एन. रे। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से किसके मामले सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न पर या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? P.N. भागवती। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद के पास। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से।
निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और भी जितने टॉपिक छूटे हुए हैं पॉलिटिक्स का, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।